Greetings everyone, my name is KS Deepak and I welcome you all in the Shield IS episode of the Hindus News Analysis. तो चलिए देखते हैं कि कौन से articles that we're discussing today. So the first article is on the aspects of collegium system. अब ये जो collegium system है ये काफ़ी दिनों से न्यूज़पेपर में रहा है, मीडिया में रहा है. सो ये जो collegium system है इसके बेसिक्स में जानेंगे कि collegium system कहाँ से अराइव हुआ, आपके संविधान में कौन सा आर्टिकल है जिसमें कंटेंशंस की वजह से काफ़ी सारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स रहे हैं, हाई कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस रहे हैं और उन ऑब्जर्वेशंस और जजमेंट्स के थ्रू क्या सिस्टम इवॉल्व हुआ है और उस सिस्टम के क्या क्रिटिसिजम्स हैं और क्या प्रोज है, दैट विल बी सीइंग इन आवर फर्स्ट आर्टिकल. The second article is on the aspects of NIA, National Investigation Agency. So यहाँ पर बात करेंगे NIA है क्या, NIA क्यों फॉर्म किया गया था, कैसे फॉर्म किया गया था, NIA का मैंडेट क्या है एज ऑफ नाउ और NIA का मैंडेट क्या था ऑन द टाइम ऑफ इट्स इवोल्यूशन एंड कैसे उसका मैंडेट बढ़ाया गया, क्या क्या अमेंडमेंट्स लाए गए, ऑल दिस थिंग्स विल बी सीइंग इन आवर सेकेंड आर्टिकल. The third one is related to two aspects. The first one is the Interpol, second one is the CBI. तो यहाँ पर दोनों ऑर्गेनाइजेशन की बताएंगे. फर्स्ट कि इंटरपोल है क्या, इंटरपोल कैसे काम करता है, क्यों काम करता है, क्या क्या है मैंडेट्स इंटरपोल के. देन सीबीआई पे बात करेंगे, सीबीआई है क्या, सीबीआई कैसे फॉर्म हुआ था, व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ सीबीआई, सीबीआई में क्या क्या रिफॉर्म्स चाहिए, क्या क्या चैलेंजेस, एवरीथिंग इन एन कॉम्प्रिहेंसिव मैनर वी विल बी सीइंग इन आवर थर्ड आर्टिकल. And as usual, the fourth one is on the quiz of the day. So let's start with the first one, that is on the aspects of कॉलेजियम सिस्टम. अब जैसे मैंने इनिशियली कहा ये जो कॉलेजियम सिस्टम है ये काफी दिनों से डिबेट में रहा है बिकॉज ऑफ द एक्स जजेस जो प्रीवियस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे यू ललित, उन्होंने काफी सारे रिमार्क्स दिए हैं, काफी सारे इंटरव्यूज दिए हैं जहां पर उन्होंने अपना टेक रखा है ऑन द कॉलेजियम सिस्टम और इसी वजह से कॉलेजियम सिस्टम जो है वो वापस इमर्ज हुआ है इन द मेन स्ट्रीम मीडिया. So यहाँ पर as an UPSC aspirant, we need to understand the basic aspects and the basic clarity of this topic. So let's start with the basics itself. अगर संविधान की बात करें so there is this article 124. Now this article 124 उसके clause 2 में ये लिखा गया है कि every judge of Supreme Court shall be appointed by the president by warrant under his hand and seal after consultation with such number of the judges of the Supreme Court and High Court in the states as the president may deem necessary. अब यहाँ पर जो लैंग्वेज है वो क्वाइट फेयरली सिंपल है बट एक कंटेंशन है यहाँ पर क्लैरिटी की कमी है ऑन द वर्ड कंसल्टेशन. अब यहाँ पर डिबेट ये स्टार्ट हुआ कि ये कंसल्टेशन का मतलब क्या, क्या अगर आपकी जुडिशरी जो है कोई कंसल्ट करके किसी एक पर्सनैलिटी का नाम देते हैं टू द एग्जीक्यूटिव टू बी अपॉइंटेड एज एन जज, तो क्या एग्जीक्यूटिव को वो मानना ही पड़ेगा या एग्जीक्यूटिव के पास डिस्क्रिप्शन है. तो यहाँ पर इट कम्स द बैलेंस ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव, यहाँ पर कौन प्राइमेसी रखता है, किसके पास ज्यादा होल्ड है, दैट इज द कॉन्ट्रोवर्सी ओवर हियर. इसके साथ साथ देयर इज एन सब पॉइंट इन दी सब क्लोज टू, यहां पर ये लिखा गया है कि प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ एन अपॉइंटमेंट of a judge other than the chief justice of India shall be consulted. और दूसरा इशू यहां पर ये कि यहां पर ये लिखा गया है कि द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शैल बी कंसल्टेड, अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अलावा कोई आदमी को आपको अपॉइंट करना है. बट अगेन द क्वेश्चन कम्स हियर कि यहां पर जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो ओपिनियन है क्या उनका पर्सनल ओपिनियन है या उनको किसी और व्यक्तियों को कंसल्ट करना पड़ेगा. सो दीज वर द टू कंटेंशंस इन द आर्टिकल 124 जो कि रिलेटेड है विद द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस टू द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट. और इस कंटेंशन को दूर करने के लिए, इस कंट्रोवर्सी और जो डिबेट है उसमें क्लैरिटी लाने के लिए काफी सारे जुडिशियल प्रोनाउंसिएशंस हुए हैं, जुडिशियल ऑब्जर्वेशंस हुए हैं, जुडिशियल जजमेंट्स हुए हैं. तो देखते हैं कि कौन से जुडिशियल जजमेंट्स रहे हैं. So the first case is known as the first judge case of 1981. So ये जो first judge case है, this is named after the evolution of the Supreme Court's collegium system, but जो actual नाम है इस case का that is SP Gupta versus Union of India case of 1981. अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट ये कहते हैं कि द वर्ड कंसल्टेशन डस नॉट मीन कॉन्फ्रेंस. दैट मीन्स अगर जुडिशरी किसी एक व्यक्ति का नाम देते हैं टू द एग्जीक्यूटिव कि फलाना फलाना व्यक्ति को हमें अपॉइंट करना है, देन एग्जीक्यूटिव के पास डिस्क्रिशन है कि वो उस कंसल्टेशन को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं या रिजेक्ट भी कर सकते हैं. दैट मीन्स यहां पर जो प्राइमेसी है, प्राइमेसी इज गिवन टू द एग्जीक्यूटिव ओवर द जुडिशरी. दैट वाज द टेक इन द फर्स्ट जज केस. देन सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक यू टर्न लेते हैं इन द सेकेंड जज केस ऑफ 1993.
यहां पर सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि द कंसल्टेशन मींस कॉन्फ्रेंस, दैट मींस यहां पर जुडिशरी जो भी कंसल्ट करके जो भी ऑब्जर्वेशंस देंगे एग्जीक्यूटिव को मानना ही पड़ेगा, एग्जीक्यूटिव को उस व्यक्ति को अपॉइंट करना ही पड़ेगा। दैट मींस यहां पर जो आपकी प्राइमेसी है वो दैट इज गिवन टू द जुडिशरी ओवर द एग्जीक्यूटिव। सो देयर इज एन यू टर्न। देन देयर कम्स द एडवाइस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। यहां पर फिर प्रेसिडेंट पूछते हैं, जैसे हमने इनिशियली देखा कि यहां पर एक आर्टिकल सब क्लॉज 2 में यह भी लिखा गया है कि इफ यू हैव टू अपॉइंट एनी पर्सन अदर देन द चीफ जस्टिस देन यू हैव टू टेक द ओपिनियन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो यहां पर प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से पूछते हैं, प्रेसिडेंट के पास काफी पावर्स है जो कि आर्टिकल 143 के अंदर दिया गया है। सो उस पावर्स को एक्सप्लोर करके प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से पूछते हैं कि यहां पर आप बता रहे हो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ओपिनियन लेना है, but is that opinion his personal opinion or has he have to consult the other judges? और इस ओपिनियन को, ये जो क्वेश्चन है जो प्रेसिडेंट पूछते हैं सुप्रीम कोर्ट को, वहां पर सुप्रीम कोर्ट काफी सारे ऑब्जर्वेशंस देते हैं एंड दैट जज केस इज नॉन एज द थर्ड जज केस ऑफ 1998। यहां पर सुप्रीम कोर्ट क्लैरिफाई करते हैं, सुप्रीम कोर्ट रेस्पॉन्ड करते हैं टू द प्रेसिडेंट्स क्लैरिफिकेशन, प्रेसिडेंट्स को जो क्वेश्चन है उस पर क्लैरिफाई करते हैं सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि नो, इट इज नॉट द सोल ओपिनियन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये उनका व्यक्तिगत ओपिनियन नहीं है। ही हैज टू कंसल्ट, मस्ट कंसल्ट द अदर 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं कि ये उनका सोल ओपिनियन नहीं है, उन्हें 4 और जजेस के साथ कंसल्ट करना है। और ये 4 जजेस कौन रहेंगे? सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। एंड इस जो जहां पर सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो 4 अदर जजेस को कंसल्ट करेंगे, ये जो सिस्टम है, ये जो कोलैबोरेशन सिस्टम है, दैट इज नोन एज द कोलिजियम सिस्टम। देन क्योंकि यहां पर आपके जजेस ही जजेस को अपॉइंट कर रहे हैं, चीफ जस्टिस अपने 4 और सीनियर मोस्ट जो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, उनके साथ कंसल्ट करके वो अपॉइंट करवाते हैं। सो यहां पर क्या हो रहा है कि यहां पर जजेस ही जजेस को अपॉइंट कर रहे हैं। अब जब जजेस ही जजेस को अपॉइंट करेंगे, देयर कम्स द इशू ऑफ फेवरेटिज्म, देयर कम्स द इशू ऑफ नेपोटिज्म। और इस इश्यूज को हटाने के लिए, इस इश्यूज को स्ट्रिप ऑफ करने के लिए पार्लियामेंट ने क्या लाया? पार्लियामेंट ब्रॉट द 99th अमेंडमेंट। अब इस 99th अमेंडमेंट के बेसिस पर उन्होंने क्या फॉर्म किया? दे फॉर्म दी NJAC, दैट इज द नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमिटी। अब ये जो कमेटी है, इसका कमेटी का काम ये था कि वो जुडिशरी में जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं या जजेस हैं इन जनरल इन एवरी लेवल ऑफ द इन द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट लेवल ऑफ द जुडिशरी, उनमें वो अपॉइंट करें। क्योंकि अर्लियर क्या होता है, अर्लियर कॉलेजियम सिस्टम के हिसाब से जजेस ही जजेस को अपॉइंट करें, और यहां पर क्योंकि फेवरेटिज्म का इशू है, इसीलिए पार्लियामेंट क्या कह रहे हैं? पार्लियामेंट बता रहे हैं कि कमेटी बनाते हैं और इस कमेटी में हम एग्जीक्यूटिव के मेंबर्स रखेंगे कुछ, और जुडिशरी के मेंबर्स भी रखेंगे, और एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के जो मेंबर्स हैं वो साथ काम करके वो अपॉइंटमेंट करेंगे सुप्रीम कोर्ट के जजेस का। सो दिस वाज अ फेयरली नाइस सिस्टम। बट यहां पर इशू ये हो गया है, द इशू हियर इज कि यहां पर आप किसे अपॉइंट कर रहे हो? दी जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। और यहां पर सुप्रीम कोर्ट को जब आप जजेस में अपॉइंट करोगे, यू आर इंटरफेयरिंग, जो एग्जीक्यूटिव है वो इंटरफेयर कर रहे इन दी अपॉइंटमेंट्स ऑफ द जजेस टू द जुडिशरी। अब जब आप अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस जो कि जुडिशरी में अपॉइंट होते हैं उनमें आप इंटरफेयर कर रहे हो, उनमें आप दखलंदाजी कर रहे हो, सो दैट मींस जो इंडिपेंडेंस है जुडिशरी का, दैट इज कमिंग अंडर स्टेक। और क्योंकि यहां पर इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, इज द बेसिक फैक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज वाई सुप्रीम कोर्ट क्या करते हैं? सुप्रीम कोर्ट इन दी 4 जज केस वो कहते हैं कि यहां पर आपकी जो एग्जीक्यूटिव है दैट इज इंटरफेयरिंग इन द जुडिशरीज इंडिपेंडेंस एंड जुडिशरीज इंडिपेंडेंस इज पैरामाउंट। और इसीलिए वो क्या करते हैं? दे टेल दैट दिस अमेंडमेंट 99th अमेंडमेंट इज नल एंड वॉइड, और नल एंड वॉइड घोषित करते हैं। द सेम टाइम वो जो NJAC का जो एक्ट है, दे टर्म इट अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड दे स्ट्रक इट डाउन। सो एज ऑफ नाउ जो प्रेजेंट सिस्टम है दैट इज कि यहां पर 99th अमेंडमेंट से पहले जो सिस्टम है, द सेम सिस्टम इज कंटिन्यूइंग, जहां पर जो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, चीफ जस्टिस कंसल्ट्स अदर 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। और ये जो सिस्टम है दैट सिस्टम इज नॉन एज द कॉलेजियन सिस्टम, जो कि अभी भी कंटिन्यू करते आ रहा है। बट हियर द क्वेश्चंस कम कि जो प्रेजेंट सिस्टम है कॉलेजियन का, वहां पर क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या है उसके क्रिटिसिज्म्स। सो लेट्स सी द क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉलेजियन सिस्टम। अब ये जो करंट कॉलेजियन सिस्टम है इसके काफी सारे क्रिटिसिज्म्स हैं। द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट क्रिटिसिज्म इसकी, इट इंक्रीजेस द एम्बिट ऑफ फेवरेटिज्म। क्योंकि हमने इनिशियली देखा कि यहां पर जजेस ही जजेस को अपॉइंट कर रहे हैं, और जब जजेस ही जजेस को अपॉइंट करेंगे देयर कम्स द एस्पेक्ट ऑफ अंकल जज सिस्टम या फेवरेटिज्म। यहां पर नेपोटिज्म के काफी सारे एलिगेशंस लगते हैं।
सेकेंड पॉइंट यहाँ पर, द पॉइंट हियर इज, ये जो कॉलेजियम सिस्टम है यहाँ पर कोई क्राइटेरिया नहीं दिया गया है कि किसी कैंडिडेट को बैकग्राउंड चेक चाहिए या कैंडिडेट के फलाना फलाना एलिजिबिलिटीज होनी चाहिए फॉर इट्स अपॉइंटमेंट। अगर है भी तो दैट इज नॉट ओपन टू दी कॉमन सिटीजन, दैट इज नॉट हियर इन दी पब्लिक रिव्यू। और जब आप पब्लिक रिव्यू में कोई अपॉइंटमेंट्स के डिटेल्स नहीं देते हो, कोई क्रेडिबिलिटी नहीं प्रोवाइड करते हो, कोई क्राइटेरियाज प्रोवाइड नहीं करते हो, सो यहाँ पर काफी सारे एलिगेशंस के चांसेस आ जाते हैं। देन इन द सेकंड जज केस ये कहते हैं कि सुप्रीमेसी इज फॉर द जुडिशियरी ओवर द एग्जीक्यूटिव, जैसे हम लोग ने इनिशियली देखा। बट यहां पर आप क्या कर रहे हो, यहां पर यू आर डिस्टर्बिंग द प्रिंसिपल ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, क्योंकि चेक्स एंड बैलेंसेस में ये कहा गया है कि जो स्टेट है, जिसके जो तीन लिम्स हैं या तीन आपके फैक्शंस है, दैट इज एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशियरी। और यहां पर क्या कर रहे हैं आप, प्राइमेसी दे रहे किसे, जुडिशियरी को ओवर द एग्जीक्यूटिव। सो यू आर डिसमेंटलिंग द सिस्टम, ये जो बैलेंस है चेक्स एंड बैलेंस का, वो आप बिगाड़ रहे हो। दैट इज द सेकेंड क्रिटिज्म। नेक्स्ट क्रिटिज्म, यहां पर ये जो एनजेएसी था, जो कि हम लोग ने 99th अमेंडमेंट के थ्रू लाया, उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने ये स्ट्रक डाउन किया कहते हुए कि इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। एट द सेम टाइम आप यहां पर ये भी सोचिए कि जो कॉलेजियम सिस्टम है, जो कि हम लोग एज ऑफ नाउ यूज करते हैं, उसका भी जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं है। सो इवन दो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल ना हो, इट इज नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल इन द नेचर। देन द नेक्स्ट क्रिटिज्म इज कि जो कॉलेजियम सिस्टम है, इट लैक्स ट्रांसपेरेंसी, क्योंकि यहां पर जो आप अपॉइंटमेंट्स करते हैं, उसकी जो क्राइटेरियाज हैं, उसकी जो कैंडिडेट्स की जो क्राइटेरियाज हैं, क्रेडिबिलिटी हैं, एवरीथिंग इज डन बिहाइंड द क्लोज डोर्स, वो बंद दरवाजों के अंदर करते हैं। अब जब आप सब चीजें आप बंद दरवाजे के अंदर करते हो, देयर इज अ लॉट ऑफ एलिगेशंस दैट कम्स इनटू बीइंग। आप यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी प्रमोट नहीं कर रहे हो, और जब ट्रांसपेरेंसी प्रमोट नहीं करोगे, then there can be an allegations, there can be a misuse of the power. So that is the another biggest criticism of the current collegium system. So with that, now let's move to our next article, that is on the aspects of NIA. अब यहां पर बात करते हैं नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी क्या है। अब एनआईए जो है वो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी, आपके इंटरनल सिक्योरिटी में भी, तो इसके जो बेसिक एस्पेक्ट्स है वो हमें जानना होगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स इटसेल्फ। So what is NIA? NIA का full form is a National Investigation Agency. So it is an investigation agency जो कि national level पे operate करता है. So let's see the nuances of this. The first point here is it is the Central Counter-Terrorism Agency. So ये counter terrorism, ये terrorism के खिलाफ काम करता है. So it is counter-terrorism agency at the central level. Please remember central level पे, national level पे. And it functions under the Ministry of Home Affairs. MHA के अंदर काम करता है. इट वॉज क्रिएटेड इन द ईयर 2008। आपको पता होगा 2008 में मुंबई में टेरर अटैक हुआ था, जहां पर सिर्फ और सिर्फ मुंबई ही नहीं बट ऑल इंडिया वाज ब्लीडिंग। अब यहां पर जो मुंबई में टेरर अटैक हुआ, उसके बाद कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन को लगा कि वी नीडेड एन एजेंसी, एक ऐसी एजेंसी की जरूरत है जो कि सिर्फ और सिर्फ टेररिज्म के खिलाफ काम करता हो, जो कि सिर्फ और सिर्फ काउंटर टेररिज्म का मैंडेट लेके चलता हो। एंड दैट इज हाउ द एनआईए वाज फॉर्म। सो एनआईए इन इट्स इनिशियल स्टेजेस का काम ये था कि वो इन्वेस्टिगेट करें टेरर चार्जेस को अक्रॉस द कंट्री विदाउट हैविंग टू गेट परमिशन फ्रॉम द स्टेट्स। नाउ दिस इज एन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर आप सीबीआई को कंपेयर करो, तो सीबीआई के पास अगर किसी स्टेट में कोई इन्वेस्टिगेशन करना है, सो देयर इज एन एस्पेक्ट ऑफ जनरल कंसेंट। सीबीआई जनरल कंसेंट के थ्रू ही स्टेट्स में इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। अगर कोई स्टेट जनरल कंसेंट विड्रॉ कर लेता है, देन सीबीआई कैन नॉट इन्वेस्टिगेट एनी केसेस इन दैट स्टेट। दैट इज द इशू विद सीबीआई। बट आप एनआईए में ये देख रहे हो कि एनआईए डज नॉट हैव टू गेट परमिशन फ्रॉम द स्टेट। दैट मींस यहां पर इट इज गोइंग अगेंस्ट द सिस्टम ऑफ फेडरलिज्म। अगर जुरिडिक्शन की बात करें, सो द लॉ अंडर विच द एजेंसी ऑपरेट, जिसे हम लोग कहते हैं एनआईए एक्ट ऑफ 2008, ये दैट इज द लॉ विच इज ऑपरेटिंग, विच इज मैंडेटिंग द एस्पेक्ट्स ऑफ एनआईए। अब ये जो लॉ है अंडर विच दिस एजेंसी ऑपरेट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया में तो काम करते हैं। एट द सेम टाइम इट ऑल्सो अप्लाइज टू द इंडियन सिटीजन जो कि इंडिया से बाहर हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक गवर्नमेंट सर्वेंट हैं और आप इंडिया से बाहर पोस्टेड हैं, पेरिस में या कहीं पर भी, और वहां पर अगर आपके खिलाफ कोई टेरर एलिगेशंस लगते हैं या कोई आप इश्यूज करते हो, देन एनआईए हैज द पावर टू एक्ट ऑन दैट ऑल्सो। एनआईए वहां पर भी इन्वेस्टिगेट कर सकता है। दैट इज द पावर ऑफ एनआईए। एट द सेम टाइम, अगर कोई शिप है या कोई एयरक्राफ्ट है जो कि रजिस्टर्ड है इंडिया में, सो वेर एवर दे में भी, कहीं पर भी हो वो वहां पर कहीं ना कहीं एलिगेशंस पे वो जजमेंट्स ला सकते हैं, वो कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। सो द इन्वेस्टिगेटिव पावर्स आर देयर।
बट यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि एनआईए ऐसा नहीं है कि इट इज गोइंग अगेंस्ट इंटरनेशनल लॉज। जिस भी कंट्री में हो, अगर किसी थर्ड पार्टी कंट्री में हो या इंटरनेशनल वाटर्स में हो, सो एनआईए वुड बी रेस्पेक्टिंग दोस लॉज। एनआईए जो डोमेस्टिक लॉज हैं, फॉर एग्जांपल अगर श्रीलंका में आप पोस्टेड हैं और श्रीलंका में एनआईए इन्वेस्टिगेट करती है आपके रोल को, सो श्रीलंकन जो रोल्स हैं उसे वो रेस्पेक्ट करेंगे। एट द सेम टाइम एनआईए वुड बी हैविंग इन्वेस्टिगेटिव रोल्स। द सेम टाइम अगर आप इंटरनेशनल वाटर्स में हैं, then also NIA would be respecting the laws of the international waters. That is something that you need to understand. द सेम टाइम, क्योंकि यहां पर आप देख रहे हो, यहां पर जो एनआईए का रोल है, इट इज वेरी डाइवर्स इन द नेचर, इट्स वेरी बिग। और इसीलिए एनआईए के काफी सारे रीजनल ऑफिसेस हैं। फॉर एग्जांपल देयर आर 8 रीजनल ऑफिसेस अक्रॉस इंडिया, इन हैदराबाद, गुवाहाटी, कोच्चि, लखनऊ, हर एक जगह में दे आर हैविंग द रीजनल ऑफिसेस एंड द हेडक्वार्टर इज इन न्यू दिल्ली। नाउ ये जो एनआईए है, जैसे हमने इनिशियली डिस्कस किया, द ओरिजिनल एक्ट जिसके बेसिस पर एनआईए इज मैंडेटेड, दैट इज द एनआईए एक्ट ऑफ 2008। अब ये जो एनआईए एक्ट ऑफ 2008 है, वहां पर द बेसिक मैंडेट, बेसिक जुडिक्शन इज व्हाट, इज टू हैव इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट द काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस। But यहाँ पर there was an amendment which was brought into NIA's original act of 2008. That amendment act is known as the NIA Amendment Act of 2019. और यहाँ पर ये अमेंडमेंट के थ्रू ये कहते हैं, उन्होंने काफी सारे चेंजेस किए हैं। सो लेट्स सी कि क्या क्या चेंजेस है। द फर्स्ट चेंज हियर कि वो कहते हैं कि ओके, इनिशियली क्या है, इनिशियली आप सिर्फ और सिर्फ टेरर रिलेटेड केसेस में इन्वेस्टिगेट कर सकते हो, बट एज ऑफ नाउ एनआईए कैन इन्वेस्टिगेट ऑन द ऑफेंसेस, फॉर एग्जांपल ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ऑफेंसेस। अगर काउंटरफेट करेंसी के ऑफेंसेस है, वहां पर भी वो केस कर सकते हैं। अगर सेल एंड मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोहिबिटेड आइटम्स हैं, सो वहां पर भी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। एट द सेम टाइम ऑफेंसेस अंडर द एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस एक्ट एंड साइबर टेररिज्म। सो आप यहां पर क्या देख रहे हैं, यहां पर जो उसकी मैंडेट है, मैंडेट हैज बीन एनलार्ज्ड। वाई इज दिस? बिकॉज जो टेररिज्म का नेचर है दैट हैज इवॉल्व ओवर द इयर्स, और इस नेचर के साथ काटर करने के लिए, इस नेचर के साथ हमें भी चेंजेस करने हैं, एंड दैट इज द चेंज दैट इज ब्रॉट टू द एनआईएस ओरिजिनल एक्ट बाय द अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019। इसके साथ साथ जो हम लोग ने इनिशियली देखा, द जुरिडिक्शन डस नॉट ओनली स्पैन टू द होल ऑफ एरिया, होल ऑफ इंडिया, बट एट द सेम टाइम कहीं पर भी आप पोस्टेड हो, इंडियन सिटीजन हो, आप कहीं पे भी पोस्टेड हो, वहां पर भी इनके पास इन्वेस्टिगेटिव पावर्स है। नाउ दिस पावर, दिस जुडिक्शन इज बेस्ड ऑन द एनआईए अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019। इस अमेंडमेंट के थ्रू ये जुडिक्शन एक्सपैंड किया गया था। एट द सेम टाइम यहां पर इस अमेंडमेंट के बेसिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर्स हैं, दे आर हैविंग स्पेशल पावर्स कि वो कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं स्पेशल कोर्ट्स, वो स्पेशल कोर्ट्स कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं ताकि स्पीडी जस्टिस बना पाए, डिस्पोजल ऑफ केसेस जो हैं वो स्पीडली वे में, वो रेडली वे में वो एग्जीक्यूट कर पाए। सो दैट इज द बेसिक एस्पेक्ट्स ऑफ एनआईए। विद दैट, नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट आर्टिकल, दैट इज ऑन द एस्पेक्ट्स ऑफ इंटरपोल एंड सीबीआई। सो शुरू करते हैं इंटरपोल से। सो व्हाट इज इंटरपोल? सो इंटरपोल जो है, इंटरपोल इज एन एब्रीविएशन, वो एक एब्रीविएशन है, वो शॉर्ट फॉर्म है किसका? शॉर्ट फॉर्म ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। अब ये जो इंटरपोल है, इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, और एज ऑफ नाउ उनमें 195 मेंबर कंट्रीज हैं जो कि हेल्प करते हैं पुलिस इन ऑल द टू वर्क टुगेदर टू मेक अ वर्ल्ड ए सेफर प्लेस। तो यहाँ पर जो मकसद है दैट इज टू मेक द वर्ल्ड ए सेफर प्लेस। तो जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं उनके पुलिस एजेंसीज की कोई करस्पॉन्डिंग ऑफिसर या कोई करस्पॉन्डिंग एजेंसी इंटरपोल के साथ काम करता है, इंटरपोल के साथ इंटेल शेयर करता है, सो दैट यू मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस। अब इसकी जो एस्टेब्लिशमेंट है दैट वाज डन इन द ईयर 1923, ताकि वो एनेबल कर पाए क्या? क्रॉस बॉर्डर पुलिस कॉपरेशन। दैट वाज द बेसिक एम ऑफ क्रिएशन ऑफ इंटरपोल। Or as of now, Interpol has an objective to facilitate international police cooperation even where diplomatic relations are not present. Now this is very important. Why is it important? क्योंकि जनरली हम लोग क्या देखते हैं, जब आपको प्रिजनर्स को आपको एक्स्ट्राडिट करना है, देन यू नीड टू हैव डिप्लोमेटिक रिलेशंस, डिप्लोमेटिक ट्रीटीज होने चाहिए, डिप्लोमेटिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, डिप्लोमेटिक चैनल्स ओपन होने चाहिए। बट यहां पर इंटरपोल उन स्टेट्स के साथ भी डील कर सकता है जहां पर आपके डिप्लोमेटिक रिलेशंस प्रेजेंट नहीं है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके जो हेडक्वार्टर्स है दैट इज इन लियोन, फ्रांस।
अब अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है दे आर हैविंग वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स। द बिगेस्ट वन ऑफ दम इज द जनरल असेंबली। अब ये जनरल असेंबली है, जैसे आपके पास यूनाइटेड नेशंस के जनरल असेंबली है जिसे हम लोग कहते हैं यूएनजीए। सिमिलरली इंटरपोल की भी एक जनरल असेंबली है जो कि इसकी गवर्निंग बॉडी है, और जो कि हर एक कंट्री जो आपके 195 मेंबर कंट्रीज है सब आते हैं यहाँ पर, सब मीट करते हैं टुगेदर वंस इन एन ईयर, साल में एक बार, और वो डिस्कशंस करते हैं और वो डिसीजंस लेते हैं कि कैसे इंटरपोल को काम करना चाहिए। देन क्योंकि इंटरपोल ये जो आपकी जनरल असेंबली है वो सिर्फ साल में एक बार बैठता है, सो टू अंडरस्टैंड टू एग्जीक्यूट द डे टू डे एक्टिविटीज यू आर हैविंग एन अनदर एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट नॉन एज द जनरल सेक्रेटरी। सो जनरल सेक्रेटरीट क्या करता है, वो कोऑर्डिनेट करता है आपके डे टू डे एक्टिविटीज में। देन एक एग्जीक्यूटिव कमिटी भी है। एट द सेम टाइम यू आर हैविंग द नेशनल सेंट्रल ब्यूरोज। अब ये क्या है नेशनल सेंट्रल ब्यूरोज? सो हर एक कंट्री में, जैसे आपको पता है कि यहाँ पर 195 मेंबर कंट्रीज है, सो हर एक कंट्री में इंटरपोल जो है वो नेशनल सेंट्रल ब्यूरो के साथ कोऑर्डिनेट करता है, जो कि उस कंट्री के सेंट्रल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है। What does it mean? It means कि फॉर एग्जाम्पल अगर इंटरपोल को इंडिया के साथ कोऑर्डिनेट करना है, सो इट कान गो ऑन कोऑर्डिनेटिंग विद एवरी स्टेट पुलिस। वो हर एक स्टेट पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर सकता, हर एक स्टेट पुलिस के इंटेल को वो कहीं ना कहीं कलेक्ट नहीं कर पाता। सो वहां पर एक स्ट्रीमलाइननेस लाने के लिए, वहां पर एफिशिएंसी लाने के लिए देयर इज अ नोडल एजेंसी जो कि इंडिया को रिप्रेजेंट करता है इन दी इंटरपोल, एंड दैट एजेंसी इज दी सीबीआई। अब सीबीआई पे हम लोग लेटेस्ट स्टेज में बात करेंगे, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यहां पर जो इंटरपोल की जो एनसीबी है, द नेशनल सेंट्रल ब्यूरो, दैट इज सीबीआई। और सीबीआई में कौन काम करेंगे? इंडियंस ही, या इंडिया के जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं वही काम करेंगे। नाउ नाउ लेट्स सी कि आपकी इंटरपोल का ऑपरेटिंग मॉडल क्या है। सर अगर इंटरपोल के ऑपरेटिंग मॉडल की बात करें तो हम लोग ने इनिशियली देखा कि हम लोग ने एनआईए का देखा, एनआईए का क्या जुरिडिक्शन है। सिमिलरली इंटरपोल का जो जुरिडिक्शन है या जो मैंडेट है दैट इज आल्सो मल्टी फेसेटेड नेचर। So basically three crimes are there. The first one is the counterterrorism. Second one is the cyber crime. The third one is the organized and emerging crime. तो यहाँ पर तीन क्राइम प्रोग्राम्स हैं एंड दे आर हैविंग ग्लोबल पुलिसिंग कैपेबिलिटीज। तो वो क्या करते हैं, वो हर एक मेंबर स्टेट की जो पुलिस एजेंसीज हैं उनके साथ कॉपरेट करते हैं, वो इंटेल शेयर करते हैं, इनोवेशन जो है वो लाने की कोशिश करते हैं, क्रिमिनल एनालिसिस में सपोर्ट करते हैं, फोरेंसिक सपोर्ट, डाटा मैनेजमेंट, फिजिटिव इन्वेस्टिगेटिव सपोर्ट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग। तो यहाँ पर जो काम है दैट इज नॉट ओनली टू मेक एंड वर्ल्ड एंड बेटर प्लेस, एट द सेम टाइम जो आपकी मेंबर कंट्रीज की जो पॉलिसीज हैं उनकी जो कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, वो भी स्ट्रेंथन करने का काम कौन करता है? इंटरपोल। अब जैसे हम लोग ने इनिशियली देखा कि इंटरपोल के क्राइम प्रोग्राम्स में बेसिकली वो तीन क्राइम्स को डील करते हैं। व्हाट आर दोस क्राइम्स? सो द फर्स्ट वन वाज काउंटर टेररिज्म, जहां पर वो मेंबर कंट्रीज के साथ काम करते हैं, असिस्ट करते हैं ताकि वो प्रिवेंट या डिस्टर्ब कर पाए टेररिस्ट एक्टिविटीज। Then the second one is the organized and emerging crimes. So organized and emerging crimes में जो international criminal networks हैं उन्हें एनालाइज करते हैं, वो रेस्पॉन्ड करते हैं टू द क्रिमिनल थ्रेट्स, ताकि वो मेशर, टाइमली मेशर ले पाएं और जो इशू है उसे वो मिटिगेट कर पाएं। द थर्ड वन इज द साइबर क्राइम। अब एज ऑफ नाउ यू नो कि 21st सेंचुरी जो है इट इज द एस्पेक्ट ऑफ साइबर क्राइम। डाटा इज एवरीवेयर। जब डाटा आपके पास हर वक्त है, डाटा, यू आर हैविंग अ लॉट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, यू आर हैविंग अ लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ पर जो डाटा है देयर इज अ स्ट्रीम फ्लो ऑफ डाटा, और इस डाटा को सिक्योर करना भी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर जो आपकी क्रिमिनल्स हैं, क्रिमिनल्स इस डाटा को एक्सप्लॉइट करते हैं, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ साइबर क्राइम्स दैट हैज बीन रिपोर्टेड इन टुडे सेंचुरी। और इसे डील करने के लिए इंटरपोल इज हैविंग एन सेपरेट क्राइम प्रोग्राम जो कि सिर्फ और सिर्फ साइबर क्राइम से डील करते हैं, ताकि यहाँ पर वो जो मेंबर कंट्रीज हैं, मेंबर कंट्रीज को सपोर्ट करते हैं कि साइबर क्राइम से कैसे डील करें, बिकॉज साइबर क्राइम इज वेरी इवॉल्विंग इन द नेचर, इट इज समथिंग विच इज वेरी न्यू। और जब क्योंकि न्यू है तो एज एन मेंबर कंट्री, अगर कोई डेवलपिंग कंट्री है तो दे मे नॉट हैव सच काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर या टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज। सो उन्हें हेल्प करने के लिए इंटरपोल इज हैविंग एन सेपरेट क्राइम्स प्रोग्राम। इसके साथ साथ जब भी हम लोग इंटरपोल बात करते हैं देर इज ऑफन द एस्पेक्ट ऑफ नोटिसेस, देर इज द एस्पेक्ट ऑफ रेड नोटिस, येलो नोटिस। तो यहाँ पर देखते हैं कि कौन से नोटिस हैं जो कि इंटरपोल इशू करता है। द फर्स्ट नोटिस इज द रेड नोटिस, जो कि हम लोग जनरली सुनते आते हैं, मूवीज में हम लोग देखते हैं, न्यूज में देखते हैं। सो रेड नोटिस क्या है? रेड नोटिस एक ऐसा नोटिस है जहां पर जो मोस्ट वांटेड पर्सन है उनके लिस्ट दिया गया है।
देन यू आर हैविंग द येलो नोटिस जहां पर मिसिंग पर्संस के लिस्ट होते हैं, ब्लू नोटिस है जहां पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन होते हैं, आपके ब्लैक नोटिस है जहां पर अनआइडेंटिफाइड बॉडीज होते हैं, ग्रीन नोटिस है जहां पर वार्निंग्स एंड इंटेलिजेंस होते हैं, ऑरेंज नोटिस है जहां पर इमिनेंट थ्रेट का मेजरमेंट्स दिया गया होता है और इमिनेंट थ्रेट क्या क्या है उसे लिस्ट किया गया होता है ताकि जो मेंबर कंट्रीज है वो टाइमली एक्शन ले पाए। एट द सेम टाइम देयर इज दिस पर्पल नोटिस जहां पर मॉडस ऑपरेंडी कैसे वो ऑपरेट करते हैं उसके बारे में वो दिखाते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दम इज द इंटरपोल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल स्पेशल नोटिस जहां पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो सैंक्शंस हैं उन सैंक्शंस में जो जो ग्रुप्स है जो अफेक्टेड हैं जो जो इंडिविजुअल्स अफेक्टेड है उनमें स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स को दिया जाता है दैट इज गिवन इन दी इंटरपोल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल स्पेशल नोटिस। With that, now let's move to our next aspect that is on the CBI. अब what is CBI? Central Bureau of Investigation जो है it is the premier investigative police agency in India. नाउ ये जो सीबीआई है दिस इज एन इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी और इसीलिए ये असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं सीवीसी को दैट इज द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एज वेल एज लोकपाल जो कि करप्शन के एलिगेशंस जो हैं वो हियर करते हैं। सो सीवीसी और लोकपाल के पास इन्वेस्टिगेटिव पावर्स नहीं है, प्लीज रिमेंबर दैट। सीवीसी और लोकपाल क्या करता है? सीवीसी और लोकपाल टेक्स द हेल्प ऑफ सीबीआई फॉर इन्वेस्टिगेशन, दैट इज द बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट। एट द सेम टाइम हमने इनिशियली देखा कि जो नोडल पुलिस एजेंसी है दैट इज सीबीआई जो कि इंटरपोल के साथ कोऑर्डिनेट करता है, इंटरपोल के साथ काम करता है, इंटरपोल के साथ टेक और इंटेलिजेंस शेयर करता है। नाउ यू ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द इंडियन पॉलिटी पर्सपेक्टिव कि जो सीबीआई है इट इज नॉट एन स्टैट्यूटरी बॉडी, दैट मीन्स ये जो सीबीआई है इट इज नॉट फॉर्म्ड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, neither it is a constitutional body, so it is having the powers to investigate by the basis of an act known as the Delhi Special Police Establishment Act of 1946। अब क्योंकि सीबीआई काफी इंपॉर्टेंट है तो उसकी हिस्ट्री को भी समझना इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स सी द हिस्ट्री ऑफ सीबीआई। अगर हिस्ट्री की बात करें सो इन द ईयर 1941 देयर वाज एन स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट। अभी जो एसपीएस का काम ये था कि जो वार के ड्यूरेशन में जो भी ब्राइबरी के, घूसखोरी के या करप्शन के जो एलिगेशंस लगते हैं उनमें वो इंक्वायर करे, इन्वेस्टिगेट करे, एंड दैट वाज द बेसिक मैंडेट ऑफ एसपी दैट इज द स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट। देन इन द 1946 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लगा कि ओके हमें फॉर्मलाइज करना चाहिए ऐसा एजेंसी को जो कि सिर्फ और सिर्फ वार के वक्त ही नहीं बट नॉर्मल टाइम्स में भी ब्राइबरी और करप्शन के एलिगेशंस पे इंक्वायर करें, एंड दैट इज व्हाई दे एनैक्टेड द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट ऑफ 1946। उसके बाद इंडिपेंडेंस के बाद ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1962 टू 1964 there was an establishment of a committee known as the Santhanam Committee on Prevention on Corruption। और इस कमेटी ने पर्टिकुलरली कहा अपने रिपोर्ट में कि हमें सीबीआई जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है जो कि प्योरली करप्शन चार्जेस पे डील करता है, प्योरली करप्शन और ब्राइबरी के एलिगेशंस पे इंक्वायर करता है, एंड दैट इज हाउ द सीबीआई केम इनटू बीइंग। अब एज ऑफ नाउ सीबीआई का जो मैंडेट है दैट हैज एक्सपैंडेड। हमने इनिशियली देखा कि संथनम कमेटी के अकॉर्डिंगली सिर्फ और सिर्फ करप्शन के इस फॉर्म के लिए, करप्शन को इंक्वायर करने के लिए सीबीआई का फॉर्मेशन हुआ था, बट ओवर द ईयर्स सीबीआई का जो मैंडेट है, जुडिक्शन है, दैट हैज एक्सपैंडेड। द फर्स्ट इज द एंटी करप्शन केसेस। वो एंटी करप्शन केसेस तो देखते ही हैं जहां पर पीएसयूज हो या आपके कॉर्पोरेशंस हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के हो, ये सब एम्प्लॉय से रिलेटेड अगर कोई एलिगेशन चार्जेस हैं, करप्शन के चार्जेस हैं तो वो तो इन्वेस्टिगेट करेंगे ही। एट द सेम टाइम जो इकोनॉमिक क्राइम्स है, फॉर एग्जांपल अगर फेक इंडियन करेंसी के नोट्स हैं, बैंक फ्रॉड्स हैं, साइबर क्राइम्स हैं, अगर आपके इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट फॉरेन एक्सचेंज वायलेशंस है तो इन सब केसेस में भी सीबीआई एक्ट कर सकता है, दैट इज द इकोनॉमिक क्राइम्स। इसके साथ साथ सीबीआई स्पेशल क्राइम्स को भी देखता है, फॉर एग्जांपल अगर केसेस है टेररिज्म के, बॉम्ब ब्लास्ट के, किडनैपिंग के या आपके ह्यूमन ट्रैफिकिंग के, तो इन सब केसेस में भी सीबीआई एक्ट कर सकता है। एट द सेम टाइम CBI has the power to take suo moto cases। What does it mean? suo moto? suo moto मतलब वो केसेस खुद ब खुद ही ले सकते हैं। बट व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड हियर कि सीबीआई सिर्फ और सिर्फ suo moto उन केसेस को ले सकता है, उन ऑफेंसेस को ले सकता है जो कि एग्जीक्यूट किए जाते हैं इन द यूनियन टेरिटरीज। अगर कोई इन्वेस्टिगेशन है जो कि यूनियन टेरिटरीज में है देन सीबीआई उन इश्यूज को खुद ब खुद ले सकता है या suo moto ले सकता है, इन्वेस्टिगेशन टेक ओवर कर सकता है। बट एट द सेम टाइम अगर सीबीआई को इन्वेस्टिगेट करना है कोई एक क्राइम जो कि किसी स्टेट में हो देन सीबीआई को तो ऑथराइज करवाना पड़ेगा बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। एट द सेम टाइम सीबीआई को एक जनरल कंसेंट के तौर पे काम करना पड़ेगा फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। दैट मींस सीबीआई को अगर काम करना है इन एनी स्टेट देन सीबीआई हैज टू एडहर टू द जनरल कंसेंट दैट द स्टेट गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग। स्टेट गवर्नमेंट और सीबीआई के बीच में एक जनरल कंसेंट है।
अगर स्टेट गवर्नमेंट किसी भी सिनेरियो की वजह से किसी भी मोमेंट में अगर वो जनरल कंसेंट को विड्रॉ कर लेती है, देन सीबीआई उस स्टेट में इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाएगी। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू। सेम टाइम सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, वो भी सीबीआई को ऑर्डर कर सकते हैं कि वो पर्टिकुलर केस को या पर्टिकुलर क्राइम को इन्वेस्टिगेट करे। दैट इज द एस्पेक्ट ऑफ द केसेस दैट द सीबीआई इज हैंडलिंग। अब देखते हैं कि सीबीआई में क्या-क्या चैलेंजेस है, क्योंकि जब भी हम लोग सीबीआई की बात करते हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज, देयर इज अ लॉट ऑफ एलिगेशंस जो कि सीबीआई के ऊपर लगते आते हैं। सो लेट्स सी कि क्या-क्या इश्यूज हैं। तो फर्स्ट चैलेंज, द फोरमोस्ट चैलेंज इज द पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। तो यहाँ पर एक कहावत है, कहते हैं कि सीबीआई इज लाइक एन केज्ड पैरट। वो केज्ड पैरट है जो कि सिर्फ और सिर्फ स्पीक करता है अपने मास्टर्स वॉइस। नाउ हु इज दिस मास्टर? दी सेंट्रल पार्टी, दो आपकी रूलिंग पार्टी है, दैट इज द मास्टर्स वॉइस। और कहते हैं, एलिगेशंस लगाते हैं ऑपोजिशन पार्टीज कि this is a lot of political interference and CBI is just like an caged parrot. सेकेंड एलिगेशन या चैलेंज इज द डिलेड इन्वेस्टिगेशन। यहां पर काफी सारे डिलेज हम लोग देखते हैं ओवर द इयर्स। थर्ड इज द लॉस ऑफ क्रेडिबिलिटी। जब भी आपके हाई प्रोफेशनल केसेस हैं या आपके हाई लेवल के केसेस हैं, उन केसेस में जहां पर प्रोमिनेंट पॉलिटिशियंस हो या सेंसिटिव केस हो, वहां पर क्रेडिबिलिटी काफी कम होती है। फॉर एग्जांपल, देयर वाज दिस बफर स्कैंडल। अब बफर स्कैंडल जो था, दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट स्कैंडल्स जो कि इंडिया ने देखा। और उस स्कैंडल में भी देयर वाज अ लॉस ऑफ क्रेडिबिलिटी। सीबीआई के ऊपर क्रेडिबिलिटी काफी कम था, लोगों का भी, पॉलिटिशियंस का भी। नाउ दिस इज अ नेगेटिव फीचर। देन लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी भी है। कैसे लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी है? बिकॉज सीबीआई इज एक्सेम्प्टेड फ्रॉम द प्रोविजंस ऑफ आरटीआई। सीबीआई के पास, सीबीआई के अगर खिलाफ अगर आप आरटीआई फाइल करते हैं, सो सीबीआई इज नॉट इन एन पोजिशन टू प्रोवाइड डाटा। जनरली डाटा वो नहीं देते, क्योंकि दिस इज एक्सेम्प्टेड, उन्हें एक्सेप्ट किया गया है, उन्हें एक्सक्लूड किया गया है। नाउ जब आप एक्सक्लूड करते हो फ्रॉम द राइट टू इन्फॉर्मेशन, तो आप ट्रांसपेरेंसी को घुसने नहीं दे रहे हो। जब आप ट्रांसपेरेंसी नहीं प्रमोट कर रहे हो, सो देयर कैन बी एन मिसयूज ऑफ पावर। सो वहां पर अकाउंटेबिलिटी नहीं है। नेक्स्ट इशू इज द एक्यूट शॉर्टेज ऑफ पर्सनल। यहाँ पर सीबीआई का जो वर्कफोर्स है, वहां पर शेयर मिसमैनेजमेंट हम लोग देखते हैं। यहाँ पर जो वर्कफोर्स हैं, दे आर इनएफिशिएंट, दे आर इनएक्सप्लिसिटली बायस्ड, एंड रिक्रूटमेंट जो पॉलिसीज हैं वो भी काफी ज्यादा डिले होते हैं। और जहां पर पर्सनल्स की कमी है, पर्सनल्स की ट्रेनिंग की कमी है, और इन ट्रेनिंग की कमी के कारण क्या होता है, देयर इज अ लॉस ऑफ क्रेडिबिलिटी। एट द सेम टाइम डिलेड इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि आपके पास वर्क पावर नहीं है। देन लिमिटेड पावर्स भी हैं। जैसे हम लोग ने इनिशियली देखा, अगर सीबीआई को इन्वेस्टिगेट करना है इन एनी स्टेट गवर्नमेंट या अंडर द टेरिटरी ऑफ एन स्टेट, देन सीबीआई को उस स्टेट गवर्नमेंट के साथ एक जनरल कंसेंट साइन करना पड़ता है, और उस जनरल कंसेंट के बेसिस पर ही सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर सकता है। सो देयर इज एन लिमिटेशन टू द पावर्स, जो कि हम लोग एनआईए में नहीं देखते हैं। द सेम टाइम देयर इज रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस ऑल्सो। अगर सीबीआई को किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के अंडर इन्वेस्टिगेट करना है, उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेट करना है या इंक्वायरी करना है, देन सीबीआई हैज टू टेक प्रायर अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। सो यहां पर सीबीआई के पास लिमिटेड एक्सेस भी हैं, लिमिटेड पावर्स भी हैं, और रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस भी हैं। सो दीज आर द चैलेंजेस दैट द सीबीआई इज सराउंडेड विद। अब देखते हैं कि इस चैलेंजेस को रिमूव करने के लिए क्या क्या रिफॉर्म्स दिए गए थे। फर्स्ट रिफॉर्म हियर इज कि वी कैन डीलिंक द सीबीआई फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। जो एलिगेशंस लगते हैं कि सीबीआई इज जस्ट लाइक एन केज्ड पैरट, उस एलिगेशन को हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, डीलिंग कर सकते हैं कि यहां पर गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी, सीबीआई वुड बी ए न्यूट्रल बॉडी। दैट कुड बी एन वन रिफॉर्म। Second reform is to provide an statutory status through an legislation। क्योंकि सीबीआई हम लोग ने इनिशियली देखा, सीबीआई इज नॉट एन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, नॉर इट इज एन स्टैट्यूटरी बॉडी। और स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं होने के कारण उनके स्टेटस में काफी सारे इश्यूज आते हैं। और हम क्या कर सकते हैं, ये सेफगार्ड प्रोवाइड कर सकते हैं बाय प्रोवाइडिंग एन स्टैट्यूटरी स्टेटस। एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ला सकते हैं जहां पर सीबीआई को पावर्स दे दे या सीबीआई को स्टैट्यूटरी स्टेटस दे दे, और इसकी वजह से सीबीआई के जो पावर्स हैं वो और बढ़ जाएंगे। देन जो 24th रिपोर्ट था ऑफ डिपार्टमेंट्स रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड लॉ एंड जस्टिस, उन्होंने पर्टिकुलरली कहा इन देयर रिकमेंडेशन रिपोर्ट दैट वी नीड टू स्ट्रेंथन ह्यूमन रिसोर्सेज, क्योंकि मिसमैनेजमेंट काफी सारे हो रहे हैं, देयर इज लॉस ऑफ क्रेडिबिलिटी, देयर इज डिलेड इन्वेस्टिगेशन। सो इसीलिए मिसमैनेजमेंट को हटाने के लिए वी नीड टू स्ट्रेंथन ह्यूमन रिसोर्सेज, और हमें स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहिए सीबीआई का। बेटर इन्वेस्टमेंट देने की जरूरत है, क्योंकि अगर आपको फॉरेंसिक्स में इन्वेस्टिगेशन करना है या इन्वेस्टिगेशंस में आपको क्रेडिबिलिटी बढ़ाना है, प्रूफिंग बढ़ाना है, डिलेस कम करना है, देन यू नीड टू प्रोवाइड फाइनेंसेस। फाइनेंसेस आप मोबिलाइज करना चाहिए। थर्ड, इंक्रीज फाइनेंशियल रिसोर्सेज और एडमिनिस्ट्रेटिव इक्विपमेंट एंड गिव मोर पावर्स टू दी सीबीआई। तो 24th रिपोर्ट में भी वो कहते हैं कि हमें एक सेपरेट लेजिस्लेशन बनाने की जरूरत है, एक कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन बनाने की जरूरत है, जो कि आपके दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट को रिप्लेस करेगी।
देन सिमिलर कमेंट्स आपके एलपी सिंह कमेटी भी देते हैं। एट सेम टाइम जो सेकेंड एआरसी है वो भी सिमिलर कमेंट्स प्रोवाइड करते हैं। सो ये जो लेजिस्लेशन का एस्पेक्ट है कि उन्हें स्टैट्यूटरी स्टेटस दे हैव बीन reiterated by various departmental related committees or various committees that has been formed till now. With that, now let's move to our next aspect, that is the quiz of the day. So the first question is regarding the United Nations Human Rights Council. Please try to attempt this one. Where the second question is regarding the Institutes of Eminence Scheme. अब दोनों these questions, both these questions are based on current affairs. So please try to attempt these questions, और इन question की जो explanations हैं along with all the nuances would be provided to you in the video's description as a link. At the same time जो PPT है जिसके ऊपर मैंने analysis किया, that also in the form of PDF you will get in the video's description. So I hope that today's analysis was beneficial for you guys. Work hard, study hard, but most importantly, stay safe. We'll be doing the same for you guys. See you tomorrow.